हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे सीटेट की सुपर सीरीज़ का आज ये 11th पार्ट है, जिसमें हम 18 जनवरी 2023 के पेपर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 1 to 10 वीडियोज़ के अंदर हम हमारे 6 पेपर सीटेट के कंप्लीट कर चुके हैं। आज ही हमारा 7th पेपर होगा। अगर अभी तक आपने वो 1 to 10 पार्ट्स नहीं वॉच किए हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। आई होप ये सीरीज़ भी आपको पसंद आ रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर these videos. Now let's start the question number first of this video. What is the place value of 7? हमें place value निकालनी है 7 की। In the greatest 5 digit number formed, किससे बनाना है हमें? By using the digits 2, 4, 7, 9 and 8 without repetition of the digits. तो हमें 2, 4, 7, 9 एंड 8 इन डिजिट्स का यूज़ करके हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, जो कि आपके पास क्या होगा? 9, 8, 7, 4, 2। एंड अब हमें इस 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। अब फेस वैल्यू क्या होता है एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है, वो देखिए आप। फेस वैल्यू में तो एग्जैक्ट वो नंबर आता है, जैसे कि अब इन्होंने बोला है कि 7 का हमें फेस वैल्यू निकालना है। अगर ऐसा बोला होता तो एग्जैक्ट वही नंबर आपके पास आ जाता। अगर प्लेस वैल्यू बोला जाए तो वो नंबर आएगा और उसके बाद में जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी ज़ीरो आ जाएंगे। क्लियर है? जैसे अब यहाँ 7 की प्लेस वैल्यू की बात की थी तो मेरे पास 7 का प्लेस वैल्यू 7 और 7 के बाद जितने भी डिजिट हैं वो हमारे पास आएंगे 0। ठीक है, ये हमारे पास प्लेस वैल्यू है। अगर फेस वैल्यू 7 की पूछा जाता तो हमारे पास 7 आता है। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ मान लीजिए आपसे फेस वैल्यू पूछता 9 का क्या है तो आपके पास आता 9 और फेस वैल्यू 9 आता है, और प्लेस वैल्यू पूछा जाता तो 9 के बाद 1, 2, 3, 4 डिजिट है आपके पास, तो आपके पास 4 0 आ जाता है। क्लियर है? अगर सपोज कीजिए कोई नंबर आपके पास ऐसा है 4, 0, 2, 5, 6। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है यहाँ 0 का फेस वैल्यू क्या है, तो 0 का फेस वैल्यू यहाँ 0 ही रहता, और प्लेस वैल्यू पूछा जाता कि इसका प्लेस क्या है, तो 1, 10, 100, 1000, तो 1000 इसका प्लेस होता है, प्लेस वैल्यू होता है। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। रेसिप्रोकल निकालना है हमें इसका, यानी कि पहले हम इस ब्रैकेट के जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करते हैं, उसके बाद रेसिप्रोकल लेंगे। क्लियर है? सो ब्रैकेट को सोल्व करें, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। 3 2 6 7 -7/3 एंड डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में अगर हम चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 7, मल्टीप्लाई में पड़ा है 2/7। क्लियर है? 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो हमारे पास वैल्यू बचता है -2/7। अब हमें निकालना है इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल इस नंबर का हमारे पास होगा 7/2 माइनस के साइन के साथ। अब यहाँ देखें तो 7/2 कोई भी आंसर मेरे पास नहीं है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 2 3 6 3/1/2 नेगेटिव साइन के साथ हम इसको राइट करेंगे। नाउ ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। Now next question is, which of the following number is not divisible by 99? 99 से कौन सा नंबर इनमें से डिवाइड नहीं होता? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 क्या कहता है कि अगर किसी नंबर को 99 से डिवाइड करना है तो तो वो नंबर हमारे पास 9 से भी डिवाइड होना चाहिए एंड 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर वो नंबर इन दोनों से डिवाइड हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर हमारे पास क्या डिवाइड होता है? 99 से डिवाइड होता है। क्लियर है? अब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है और 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? अगर 9 से डिवाइड करना है किसी नंबर को, ये मुझे चेक करना है, तो हमें क्या चेक करना होगा कि जो भी नंबर है उसका टोटल सम, यानी कि टोटल सम भी हमारे पास क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है? और 11 को डिवाइड करना है तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? जो डिजिट हमारे पास, ये मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ तो अच्छे समझ आ जाएगा। पहले हम 9 के लिए चेक कर लेते हैं, फिर हम 11 के लिए चेक करेंगे।
अच्छा 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको बताया कि टोटल सम निकालो उस डिजिट का, कंप्लीट नंबर का। अगर उन टोटल सम हमारे पास 9 से डिवाइड होगा तो 9 से डिवाइड होगा। यहाँ देखिए 7 + 2 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 6 27। तो ये हमारे पास टोटल सम जो आता है इसका वो 27 आता है। दैट मीन्स ये डिवाइड होता है 9 से। अब इसको हमें 11 से भी डिवाइड करके चेक करना होगा। तो उससे पहले ना एक बार हम ये और चेक कर लेते हैं कि अगर मान लो 9 से भी डिवाइड नहीं हुआ, टाइम बचाना है ना, टाइम सेव करना है हमें एग्जाम में। सपोज कीजिए कि ये नंबर, इनमें से कोई नंबर ऐसा आता है जो 9 से भी डिवाइड नहीं होता, तो फिर हमें 11 के लिए चेक ही क्यों करना है। नेक्स्ट नंबर चेक करें तो 2 + 7 हमारे पास 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 5 21 एंड 9 30। क्या आया इसका टोटल नंबर? मेरे पास आया 30, जो कि कभी भी मेरे पास 9 से डिवाइड नहीं होता। तो ये नंबर तो हम होल्ड पे रखते हैं कि ये नंबर तो कभी भी 99 से डिवाइड होगा ही नहीं। नेक्स्ट चेक करते हैं 2 1 3 4 5 6, 6 और 4 10, 16 एंड 16 और 2 18। यस 18 जो है वो मेरे पास डिवाइड होता है 9 से, तो हम चेक करेंगे इसको 11 के लिए भी। नेक्स्ट देखिए 4 + 2 6, 6 9 15, 15 एंड 5 20 27 एंड 27 एंड 9 हमारे पास होगा 36। यस ये भी 9 से डिवाइड होता है। अब देखो कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, एग्जाम में अगर आता है ये तीनों नंबर 9 से डिवाइड होते हैं। बट ये सेकंड ऑप्शन तो मुझे ऐसा मिल गया जो 9 से भी डिवाइड नहीं होता, तो 99 से तो होगा ही नहीं। ठीक है, पेपर में आपको आगे चेक नहीं करना है, बट मैं आपको बताती हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 क्या कहता है। 11 के लिए क्या करना होता है, ओड नंबर वाले डिजिट को उठाइए और उसका सम कीजिए। ओड नंबर वाले डिजिट कौन सी इनमें से? 2, 0 यानी कि 1 प्लेस पे, 3rd प्लेस पे, 5 प्लेस पे और 7 प्लेस पे जो डिजिट है इनका सम करना है मुझे। यानी कि 2 + 0 2 + 0 2, 2 एंड 6 हमारे पास हो गया 8। अब मुझे डिजिट उठानी है इवन प्लेसेस वाली, यानी कि ये इवन प्लेस है 2, ये 4th प्लेस वाला इवन प्लेस है और ये इवन प्लेस है, इनका सम करेंगे। 7 और 7 14, 14 एंड 5 19, 14 और 5 19। अगर 19 में से मैं 8 माइनस करती हूँ तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, 11 आएगा, जो कि आपके पास 11 से डिवाइड होता है। तो यानी कि ओड प्लेसेस के डिजिट का सम माइनस इवन प्लेसेस के डिजिट का सम हमारे पास, उन दोनों का डिफरेंस हम निकालें। यानी कि ओड प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो और इवन प्लेसेस की डिजिट का सम निकालो, दोनों का डिफरेंस करो। अगर वो आपके पास 0 या फिर 11 आता है, 11 का मल्टीपल आता है, तो वो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसका मैं चेक करूँ, ये तो देखो 11 से डिवाइड होता है, इसका मैं चेक करूँ। ओड प्लेसेस वाले डिजिट का सम निकालते हैं। 2 + 0 2, 4 6 एंड 6 + 9 हमारे पास होगा 13। इवन डिजिट, इवन प्लेसेस के डिजिट का सम यानी कि 7 + 3 10 और 10 और 5 15। इन दोनों का मैं डिफरेंस देखूं तो मेरे पास आएगा -2, जो कि ना तो 11 का मल्टीपल है ना ही 0 है। दैट मीन्स ये जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होता है। अब इसमें ओड प्लेसेस के डिजिट का सम निकालें। 2 3, 3 और 4 7, 8 9, 1 3, 3 और 9। ये देखिए 0 आया, यानी कि 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 मेरे पास आ गया, इसका मीनिंग ये भी 11 से डिवाइड होता है। तो आप इसी तरीके से ये भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास आंसर आएगा, जो कि 99 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि ये 9 से भी डिवाइड नहीं होता और ना ही ये 11 से डिवाइड होता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। ए की वैल्यू हमें ये गिवन है, बी की वैल्यू ये गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल की पावर या फिर किसी भी नंबर की पावर -1 हो, माइनस का साइन अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं उस नंबर का कर दूंगी रेसिप्रोकल। क्लियर है? तो यही मेथड यहाँ अप्लाई करें तो 1/a + 1/b ब्रैकेट मल्टीप्लाई। अब देखो इस टोटल ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो मुझे माइनस का साइन हटाना है, तो मैं कंप्लीट जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दूंगी। क्लियर है? यहाँ मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास आएगा b + a और मल्टीप्लाई में मेरे पास पड़ा है a + b।
तो a प्लस बी और b प्लस बी b प्लस ए सेम चीज़ें हैं, दोनों डिवाइड हो जाएंगी। हमारे पास फाइनली बचता है 1 डिवाइडेड बाय ए बी। तो ए बी यानी कि दोनों की मैं मल्टीप्लिकेशन करूं और उसका रेसिप्रोकल कर दूं। ओके, सो ए बी हमारे पास क्या आएगा, 7 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 13, 7 5 जा 35 एंड 39 जा 117। तो मुझे निकालना है 1 बाय ए बी, दैट मीन्स मुझे ए बी का करना है रेसिप्रोकल। तो हमारे पास फाइनली आंसर आता है 117 डिवाइडेड बाय 35। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। By which list number should 196 be multiplied to make it a perfect cube? हम 196 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं हम 196 का। 2 से मैं करूँ तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फर्दर हम 2 से करें तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 7 से करें तो 7 7 जा। क्लियर है? यानी कि 196 को मैं लिख क्या सकते हैं फैक्टराइजेशन करके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है? हमें बनाना है परफेक्ट क्यूब, यानी कि 3 3 का पेयर बनना चाहिए। अगर सपोज कीजिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, तो 7 का जो हमारे पास क्यूब बनाने के लिए एक जोड़ा या फिर ग्रुप बनता है वो नहीं मिल पाएगा। अगर मैं 49 से मल्टीप्लाई करती हूँ इसको, दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7 हम इसको लिख सकते हैं। तो 7 के लिए तो बन जाएगा हमारे पास, बट 2 के लिए हमारे पास क्यूब बनाने के लिए एक जो ग्रुप है वो नहीं मिल पाएगा। जस्ट ओनली 7 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तब भी हमें नहीं मिल सकता। अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करती हूँ इसको, 14 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और 14 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये एक ग्रुप बन जाएगा 2 का, और 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 ये हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि अगर मैं 196 को 14 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास ये क्यूब बन जाएगा। क्लियर है? आई होप ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 3x माइनस 2, यानी कि ये जो कंप्लीट इक्वेशन आपको दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन तब बनती है जब उसमें इक्वल का साइन हो। क्लियर है? ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, और ये हमारे पास इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन बीच में गिवन है। तो हम इसको सोल्व आउट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3x माइनस 2 को मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 जा 4, माइनस का साइन अंदर लेके जाएं तो प्लस के 5 2 जा 10। क्लियर है? सो 2x प्लस 2 3 जा 6 माइनस 8। क्लियर है? सो यहाँ से मेरे पास बचता है माइनस x प्लस 10 इक्वल टू 2x माइनस के 2। माइनस के x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो हमारे पास आएगा 3x एंड 12। सो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आई 4, 3 4 जा 12। अब जो मेरे पास x की वैल्यू आई है उसको हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करें तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 माइनस 5, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 माइनस 5। सो 16 प्लस मेरे पास आएगा 19, 9 एंड 6 मेरे पास 5, 2 एंड 3 35। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन हैज़ अ सम ऑफ 1350 रुपीज़, एक है पर्सन के पास, इन विच ही कैन बाय एग्जैक्टली 5 टिकट फॉर एन एग्जीबिशन। तो टोटल रुपीज़ उसके पास 1350 रुपीज़ हैं और वो इनकी एग्जैक्टली 5 टिकट बाय करता है। तो कॉस्ट ऑफ 1 टिकट कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ 1 टिकट हमारे पास आएगा कि टोटल जितने रुपीज़ हमारे पास हैं 1350, जिसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक टिकट की कॉस्ट आ जाएगी 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 0, यानी कि 1 टिकट की जो कॉस्ट मेरे पास है वो हमारे पास है 270 रुपीज़। क्लियर है? हमें कितने टिकट बाय करनी है? वेट अ मिनट, मैं चार्ज लगा देती हूँ। यस, तो हमें निकालना है हाउ मच मोर मनी विल ही नीड इफ़ ही बाय 7 टिकट्स।
हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 7 टिकट। अगर एक टिकट की कॉस्ट 270 है तो 7 टिकट की कॉस्ट हमारे पास होगी 0, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जो 14 एंड 4 18, तो 1890 रुपीज़ मेरे पास होगी 7 टिकट्स की कॉस्ट। क्लियर है? हाउ मच मोर मनी। अब क्वेश्चन देखना, आप डायरेक्ट ना ये 1890 नहीं लगा के आओगे, क्वेश्चन पूछा क्या वो चेक करना, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना हमसे हो जाती हैं एग्जाम में। हाउ मच मोर मनी विल ही नीड, कितना रुपया उसको ज़्यादा चाहिएगा, कितना मनी और उसको ज़्यादा चाहिएगा उसको 7 टिकट बाय करने के लिए। तो उसके पास देखिए 1350 रुपीज़ तो थे ही, बट 7 टिकट बाय करने के लिए रुपीज़ लगेंगे 1890। तो कितने रुपीज़ और उसको ज़्यादा चाहिए, 1890 में से हम 1350 माइनस करेंगे। देखो माइनस करना ज़रूरी है, अगर ये पूछना ना कि 7 टिकट्स की टोटल कॉस्ट कितनी आती है तो हम डायरेक्ट 1890 पुट कर देते हैं, बट ये कहता है कि कितना रुपया और उसको ज़्यादा चाहिएगा, कितना मनी और ज़्यादा चाहिएगा उसको, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये 0, 9 में से 5 माइनस किया 4 एंड 8 में से 3 माइनस किया 5, 40 हमारा आंसर आएगा। एक तो मेथड था आपके पास ये, आप डायरेक्ट निकालें, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या होगा, वो हमारा और भी टाइम सेव करेगा कि 5 टिकट की कॉस्ट इतनी है तो मेरे पास 1 टिकट की जो कॉस्ट है वो आ गई 250, हमें 7 टिकट के लिए और कितने रुपए देने पड़ेंगे ये निकालना है। तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि 2 टिकट और फालतू हमने लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ही 270 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मर्जी है आपकी, ये समझ आता है तो ये कर लेना, अगर डायरेक्ट आपको समझ आता है तो ये भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x रेज टू पावर 4 माइनस x माइनस रेज टू पावर 4, हमें निकालना है इसको कैलकुलेट करके क्या वैल्यू है। ये आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। गॉट इट? सो इसको मैं सोल्व करूँ, दैट मीन्स मैं मेरे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि बात तो वही है। अब मेरे पास a का काम यानी कि x का काम करेगा एक्स स्क्वायर और ये कंप्लीट मेरे पास काम करेगा y का, और ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक बार इसमें माइनस का साइन आएगा और एक बार आएगा प्लस का साइन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? बट ऑप्शन में देखें तो अभी भी हमारे पास ऐसा आंसर नहीं है, दोबारा से हम यही वाला फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे, यानी कि x के प्लेस पे तो x ही होगा बट y के प्लेस पे होगा x माइनस वाई। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा x माइनस वाई, ब्रैकेट के अंदर रखना है ताकि माइनस के साइन की मिस्टेक ना हो जाए, x प्लस एक्स माइनस वाई, साथ में यहाँ ये वाला मैं फॉर्मूला ओपन करूँगी, ठीक है। तो ये वाला स्टेप मेरे पास यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, सो कैलकुलेट करें हम यहाँ पर, तो x माइनस एक्स प्लस वाई। क्लियर है? माइनस के साइन को अंदर शिफ्ट किया है, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, x प्लस एक्स माइनस वाई, और यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? x से x कैंसिल आउट तो हमारे पास बचता है y, 2x माइनस वाई एंड 2x स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर है, y 2x माइनस वाई 2x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर होगा। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। एक मेथड तो ये होगा कि आप देखो कंप्लीट सोल्व करें, बट हमें कंपटीशन एग्जाम में कंप्लीट सोल्व नहीं करना है, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी जस्ट ओनली उसको निकालेंगे ताकि टाइम की सेव हो जाए। मैं बता देती हूँ निकलेगा कैसे, इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो यानी कि x को मैं पहले इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर y को मैं इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी। सिमिलर वे में इस x को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2y को मैं इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करूँगी। तो शॉर्ट वे में बताती हूँ मैं पहले क्या आएगा, जब मैं x को 2x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x स्क्वायर आएगा, यानी कि y स्क्वायर की कोई कोफिशिएंट हमारे पास नहीं आएगा, वेरिएबल नहीं आएगा।
जब मैं x को y से मल्टीप्लाई करूंगी तो xy आएगा, बट मुझे जस्ट ओनली y स्क्वायर चाहिए। जब y को 2x से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी xy आएगा। जब मैं y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी ना तो ये वैल्यू मेरे पास जो मुझे चाहिए ना वो मिलेगा यहाँ से, यानी कि y स्क्वायर जो मुझे चाहिए जस्ट ओनली मैंने वो उठाया, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो x स्क्वायर, x को माइनस y से मल्टीप्लाई करूंगी तो xy, 2y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2yx, और जब मैं 2y को माइनस के y से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा माइनस के 2y स्क्वायर। गॉट इट। सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास आएगा माइनस के y स्क्वायर। तो मेरे पास y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आया है -1। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। ये तो है आपका शॉर्ट तरीका। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो मैं इसको कंप्लीट भी सोल्व करके दिखाती हूँ आपको। सो x प्लस वाई हमें क्या गिवन था, x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y एंड x माइनस वाई। क्लियर है। सो x को मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगी 2x प्लस वाई से, फिर हम y को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस वाई से। क्लियर है। इसको सोल्व किया है मैंने, पहले राइट किया है। अब हम इन दोनों को राइट करें तो मेरे पास x को मल्टीप्लाई करूंगी मैं x माइनस वाई से, अगेन फिर हम 2y को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई से। क्लियर है। अब मैं इसको सोल्व आउट करूं तो मेरे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर, और जब मैं x को y से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस आएगा xy, प्लस के y को 2x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 2xy, एंड अगेन y को y से मल्टीप्लाई करूंगी ये हमारे पास आएगा। अब यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर माइनस के xy एंड प्लस के 2xy एंड माइनस के 2y स्क्वायर। क्लियर है। ये कैंसिल आउट तो हमारे पास आता है 3x स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास आएगा 4xy और यहाँ से हमारे पास आएगा y स्क्वायर। क्लियर है। जब हमने इसको कैलकुलेट किया, लाइक टर्म को लाइक टर्म में ऐड किया और अनलाइक टर्म को अनलाइक टर्म्स में ऐड किया, यहाँ से मेरे पास y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आएगा -1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -1 y का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये इतना सारा करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको है वही चीज़ आप निकालेंगे। ठीक है। तो ये जब आप वीडियोस देखें ना तो पहले ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखना, पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखकर क्वेश्चन निकालने की खुद से ट्राई करना, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना अगर आपको सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें कैलकुलेट करना है और इसकी लीनियर फॉर्म में हमें वैल्यू निकाल के लेके आनी है। अब फर्स्ट टू हमें जो डिनोमिनेटर में, सॉरी ऑप्शन में जो आंसर नजर आ रहे हैं उनमें डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है, तो ये तो फिक्स है कि आपको डिनोमिनेटर हटाना है, यानी कि न्यूमिनेटर में ऐसे कुछ टर्म मल्टीप्लिकेशन में लेके आनी पड़ेगी। तो फर्स्ट टू टर्म में से मैं देखूँ तो मेरे पास 2x कॉमन आ रहे हैं। 2x फर्स्ट टू टर्म में से मैंने निकाला तो मेरे पास अंदर बचता है x स्क्वायर माइनस 2x बाहर निकाला तो मेरे पास बचा y स्क्वायर। क्लियर है। अब इन दोनों टर्म में से मेरे पास प्लस का y कॉमन आ रहा है तो अंदर हमारे पास बचता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय में x माइनस y। क्लियर है। इन दोनों टर्म के अंदर से मेरे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर हमारे पास बचेगा 2x प्लस y। ओके। नाउ दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है x माइनस y x प्लस y एंड 2x प्लस y डिवाइड में मेरे पास पड़ा है x माइनस y। सो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल आउट तो हमारे पास वैल्यू बचती है इसकी x प्लस वाई एंड 2x प्लस वाई। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस नहीं है। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि एक ABC ट्राइंगल हमारे पास है। ABC ट्राइंगल मेरे पास है सच दैट AD इक्वल टू BD, यानी कि AC पर एक D पॉइंट इस तरह से लिया गया है कि AD जो है वो BD के इक्वल है। ये D है और जो AD है वो BD के इक्वल है, एंड CD जो है यानी कि ये जो साइड CD है वो BC के इक्वल गिवन है। क्लियर है। एंड BAC जो एंगल है वो 30 डिग्री है। BAC एंगल यानी कि कंप्लीट जो एंगल है वो मेरे पास 30 डिग्री गिवन है। तो हमें वैल्यू निकालनी है एंगल ABC
प्लस एंगल बी डी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं ए बी डी की बात करूं, ए साइड डी साइड के ए डी साइड के इक्वल है, तो ये जो बी डी साइड के सामने जो एंगल है 30 डिग्री, वही एंगल ए डी साइड के सामने वाला बनेगा। यानी कि ये जो एंगल होगा वो भी मेरे पास कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर है। और आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास होता है 180 डिग्री। इसका मीनिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी मेरे पास 180 होना चाहिए। बाय ट्रायंगल ए बी डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल जो डी होगा वो मेरे पास होगा 180 डिग्री। क्लियर है। ए एंगल हमारे पास 30 डिग्री, बी एंगल मेरे पास 30 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू हमारे पास होगा 180 डिग्री। सो एंगल डी की जो वैल्यू आएगी मेरे पास आएगी 180 में से 30 प्लस 30 60 में माइनस करूं तो हमारे पास एंगल डी जो है वो 120 डिग्री है। यानी कि ये जो एंगल है मेरे पास आ गया 120 डिग्री। क्लियर है। तो एक लीनियर यानी कि एक लाइन जो होती है लीनियर एंगल वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यानी कि ये वाला जो एंगल 120 प्लस एंगल ये वाला डी एंगल हमारे पास 180 के इक्वल होगा। यानी कि एंगल हमारे पास ए डी बी जो होगा प्लस एंगल बी डी सी होगा वो 180 के इक्वल होगा, लीनियर एंगल। अब ए डी और बी एंगल मेरे पास 120 डिग्री है प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी डी सी मेरे पास क्या होगा, 60 डिग्री। यानी कि 180 में से 120 में माइनस करूँगी मेरे पास आएगा 60 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है वो मेरे पास है 60। अब ट्रायंगल बी डी सी में मैं देखूँ, बी सी साइड इक्वल है डी सी के, तो बी सी के सामने अगर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो डी सी के सामने भी मेरे पास 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ओके, सो ये मेरे पास 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, यानी कि 120 हो गया। अगर मैं ट्रायंगल उठाती हूँ बाय ट्रायंगल बी डी सी, तो इसमें एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी जो होगा वो मेरे पास होगा 180 डिग्री। क्लियर है। सो एंगल सी की मैं वैल्यू निकालूँ तो 180 माइनस बी एंगल मेरे पास 60 डिग्री एंड डी एंगल भी 60 डिग्री, दोनों का टोटल हो गया 120 डिग्री। 180 में से 120 में माइनस करूँगी तो मेरे पास एंगल सी की वैल्यू आती है 60 डिग्री। क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, यानी कि ये जो एंगल है मेरे पास है 60 डिग्री। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। अब हमें निकालना क्या है, एंगल ए बी सी। देखते हैं क्या है, ए बी एंड सी, यानी कि टोटल एंगल 30 प्लस 60 मेरे पास होगा 90 डिग्री। ये जो एंगल है वो मेरे पास आया 90 डिग्री एंड बी डी सी, एंगल बी डी और सी आपके पास आएगा 60 डिग्री। तो 90 प्लस जो 60 है मेरे पास आएगा 150 डिग्री। क्लियर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये समझाया मैंने तब टाइम लगा, अदरवाइज आप है ना डायरेक्ट आप फिगर में ही एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if two parallel lines are intersected by a transversal then which of the following statement are true। तो पहले मैं कंसेप्ट बता देती हूँ ये सब कुछ है क्या। दो पैरेलल लाइनें हैं जिसको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया है। क्लियर है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं। यस, तो ये हमारे पास बचे होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोरस्पॉन्डिंग यानी कि एक ही साइड होते हैं वो एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसी टाइप से यहाँ का जो एंगल होगा वो मेरे पास इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑन द अपोजिट साइड, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल होता है। क्लियर है। ये मेरे पास ट्रांसवर्सल होता है और ये दोनों मेरे पास पैरेलल लाइन है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे होता है। नो, ये बिल्कुल रॉन्ग है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ना वो हमारे पास एक ही साइड होते हैं। यानी कि सपोज कीजिए इसको मैंने एंगल 1 का नाम दिया, इसको एंगल मैंने 2 का नाम दिया, तो एंगल 1 जो है वो ऑलवेज एंगल 2 के इक्वल भी होगा। यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ना वो हमारे पास इक्वल होते हैं। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये। एंड यस, सेकेंड ऑप्शन में कहता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने
दूसरा पेयर बताती हूँ अब अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर यानी कि अंदर वाले एंगल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ये वाले एंगल की बात कर रहा है और ये वाले एंगल की बात कर रहा है। क्लियर है? ये हमारे पास सेम साइड पे इंटीरियर एंगल है। अगर मान लीजिए मैं इसको एंगल 1 का नाम देती हूँ और इसको एंगल 2 का नाम देती हूँ, तो इन दोनों का जो सम मेरे पास होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होता है हमारे पास। ओके, सो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। यस, ये सप्लीमेंट्री होता है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन है और ये मैं थर्ड ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यस, सो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पहले। ओके, थर्ड ऑप्शन में कहता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास होते क्या, इंटीरियर एंगल और अल्टरनेटिव एंगल्स, यानी कि ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है। क्लियर है? सो ये जो दो एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये मेरे पास होते हैं अल्टरनेटिव, यानी कि अलग से इंटीरियर एंगल। अब ये थर्ड ऑप्शन में कहता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यस, ये ठीक है कि जो दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं वो ट्रांसवर्सल के दोनों अपोजिट साइड पे होते हैं, ये भी हमारे पास ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में कहता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। क्या इन दोनों का सम मेरे पास सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है 180 डिग्री। क्या इन दोनों का सम मेरे पास 180 डिग्री होता है? तो चेक कर लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास ये दो पैरेलल लाइन है और मैं कहती हूँ कि ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यानी कि ये एंगल हो या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो, इन दोनों को भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो इन दोनों का सम 180 होता है या नहीं होता, वो हम चेक कर लेते हैं। अब ये मेरे पास 60 डिग्री, आपको पता है लीनियर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। दैट मीन्स इसको कितना होना पड़ेगा, फिर 120 होना पड़ेगा, है ना। ये 120 होगा। तो अब मैंने यहाँ कहा था कि जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, वो हमारे पास क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। यानी कि ये 60 डिग्री है और ये एंगल इक्वल होता है, यानी कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो हम यहाँ एंगल की बात कर रहे हैं ना, या फिर सपोज कीजिए कि ये एंगल मेरे पास है 3 और ये एंगल मेरे पास 2 है, तो एंगल 3 जो होता है वो मेरे पास एंगल 2 के इक्वल होता है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये मेरे पास 60 होगा तो ये मेरे पास 120 एंगल होगा, ये 120 होगा तो मेरे पास ये भी 120 एंगल होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं, बट इन दोनों का सम जो होता है ना वो 180 नहीं होता। इसमें कहता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो 120 प्लस 120 कभी भी 180 नहीं होगा। सो ऑप्शन 4 होगा वो मेरा रॉन्ग होगा। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी मेरे पास करेक्ट होंगे। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 3, 6 और 5। रेशियो दिया हुआ है हमें, फोर्थ एंगल हमें दिया हुआ है 80। तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए, बी, सी एंड डी। ये रेशियो में गिवन है। अगर मैं डायरेक्ट इनको एंगल लिखूं तो मेरे पास एंगल होगा 3x, ये होगा मेरे पास 6x एंड दिस इज 5x एंड दिस इज 80 डिग्री। आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। दैट मीन्स मेरे पास 3x प्लस 6x प्लस 5x प्लस 80 जो होगा वो हमारे पास इक्वल होगा 360 की। क्लियर है? सो यहाँ से 6 और 3 मेरे पास 9, 9 और 5 मेरे पास होगा 14x इक्वल टू 360 माइनस 80। अब यहाँ से मेरे पास होगा 280, मल्टीप्लाई में 14 पड़ा था वो चला जाएगा डिवाइड में, 14 1 जा 14 2 जा, दैट मीन्स x की वैल्यू मेरे पास आ गई 20। क्लियर है? तो यहाँ से जो मेरे पास ए एंगल होगा वो 3 2 जा 6, 60 डिग्री का होगा। यहाँ से मेरे पास जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, बी जो एंगल होगा, और ये मेरे पास 100 डिग्री के इक्वल होगा और ये हमें 80 गिवन था। अब क्वेश्चन में देखते हैं निकालना क्या था।
द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो मेरे पास 120 है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास है वो 60 डिग्री है। तो दोनों का डिफरेंस क्या आया, 60 डिग्री आया, जो कि हमें निकालना था। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट FVE be the number of faces, vertices and edges respectively of a pentagonal pyramid। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस बताया था। तो जो प्रिज्म क्या होता है हमारे पास, जिसका अपर बेस और जिसका लोअर बेस, वो दोनों अगर सपोज कीजिए मुझे कहते हैं कि ट्रायंगुलर प्रिज्म आपके पास है, तो इसके दोनों बेस यानी कि अपर बेस और लोअर बेस दोनों आपके पास क्या होंगे, ट्रायंगुलर शेप में होंगे, और फिर आप इसको वर्टेक्स से वर्टेक्स मीट करेंगे। क्लियर है, ये आपके पास होते हैं प्रिज्म, इस टाइप की शेप के होते हैं। बट जो पिरामिड आपके पास होता है, अब इसमें बात हुई है पेंटागनल पिरामिड की। अगर इसने पिरामिड बोला ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पिरामिड में जस्ट ओनली बेस हो या फिर वो अपर बेस लगा लें या फिर लोअर बेस लगाएं, वो ही एक सिंगल पिरामिड होगा। उसके बाद एक आप पॉइंट से उसके वर्टेक्स को मीट करेंगे, तो ये जो शेप होगी ना वो आपके पास होगी पिरामिड की। आई होप ये फिगर आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि 3D फिगर को 2D फिगर में समझना थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है। ये मुझसे बना भी नहीं है अच्छे से, आई होप समझ आ रहा हो आपको। अगर मुझे ये प्रिज्म की बात करता, देखो पेंटागनल प्रिज्म बोलता ना, तो मेरे पास दो पेंटागनल होते, यानी कि अपर बेस और लोअर बेस में दोनों पेंटागनल होते हैं, और उसके बाद हम वर्टेक्स को मीट करते। यानी कि अगर प्रिज्म होता तो ये फिगर है ना ऐसी होती। और इसमें क्या डिफरेंसेस होंगे कि जो वर्टिसेस हैं या फिर एजेस हैं या फेसेस है, वो भी चेंज हो जाएंगे। हमें बात की है पिरामिड की, तो वो फिगर होगी ये। क्लियर है, तो इसमें फेसेस, वर्टिसेस और एजेस हमें निकालना है। फेसेस कितनी है, एक पेंटागन, एक फेस तो नीचे है, दूसरा फेस मेरे पास, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। यस, पहला फेस तो ये बेस वाला, नीचे वाला, अपर वाला, ठीक है। 1 2 एंड 3, ये सामने वाला फेस 4, ये वाला साइड वाला 5 एंड ये हमारे पास होगा 6। यानी कि नंबर ऑफ फेसेस जो है वो 6 होंगे मेरे पास। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और एक ऊपर वाला, यानी कि 6 वर्टिसेस होंगे। और एजेस हमारे पास होंगे 5, तो पेंटागनल वाली एजेस होंगी, और 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल मेरे पास एजेस जो होंगी वो 10 होंगी। क्लियर है, अब मुझे निकालना क्या है, 4 ई, यानी कि नंबर ऑफ एजेस मेरे पास आई है 10 प्लस 2, नंबर ऑफ फेसेस मेरे पास है 6 माइनस 3, और नंबर ऑफ वर्टिसेस में मेरे पास है 6। तो यहाँ से मेरे पास आता है 4 10 जब 40 प्लस 12 माइनस 18। तो टोटल हम काउंट करें तो ये 52 हो गया माइनस 18, 12 में से 8 में माइनस करूँ तो 4 एंड 3, 34 मेरे पास आंसर आएगा। आई होप ये समझ आ गया हो आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो दो ट्राइंगल आपके पास है ABC एंड नेक्स्ट ट्राइंगल हमारे पास है PQR, बट अभी हम इसको राइट नहीं करेंगे कि कहाँ P है कहाँ Q है। आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है। एंगल A जो है वो मेरे पास 50 डिग्री है, एंगल C हमारे पास 75 डिग्री है, और AB है वो मेरे पास 5 है। क्लियर है, AB मेरे पास 5 है। तो इसी तरीके से ही हम इसमें राइट करेंगे कि एंगल यहाँ 50 का बने या 75 का, और यहाँ ये वाली साइड 5 बने, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट लिखना ना काफ़ी एक टफ टास्क होता है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट, एक भी वर्टेक्स यहाँ वहाँ हो गया तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यू एंगल 55 दिया, तो 55 देखो ये 50 होना चाहिए मेरे पास, ये 75, तो 55 यहाँ होगा, तो मैं इसे क्यू का नाम दूंगी। क्लियर है, ये मेरे पास 55 डिग्री एंगल होगा। क्यू R5 है ना, तो यहाँ क्यू हो गया, तो यहाँ R लेंगे, क्योंकि मैं इस वाले साइड को 5 राइट करूंगी। ओके, एंड R एंगल मेरे पास 50 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल मेरे पास R 50 डिग्री होगा। बच गया क्या, P पॉइंट बच गया, तो P पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखूं तो ABC जो ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी। लेना किस तरीके से है, अब देखो ये साइड 5 है तो ये 5 है, ये 50 है तो ये मेरे पास 50 है, ये 75 है तो ये वाला मेरे पास 75 मिलेगा ना।
तो इन्होंने लिखा ए, तो हम ए बी सी ये इस डायरेक्शन में है ना, तो इसी डायरेक्शन में हम चलेंगे कि ट्रायंगल आर क्यू पी के कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं देखूं ए बी सी आर पी क्यू नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं है। ए बी सी क्यू आर पी लिखा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ ए बी सी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं लिखा, इन्होंने पी क्यू आर के अकॉर्डिंग दिया ना, तो अब हम इसे राइट करेंगे जो ट्रायंगल पी क्यू आर है। यहाँ से मैं चेक करूं पी क्यू आर, तो इसी डायरेक्शन में मैं लिखूंगी सी बी ए। जो ट्रायंगल जो है मेरे पास पी क्यू आर वो मेरे पास कॉन्ग्रुएंट होगी सी बी ए के। आई होप समझ आ गया होगा। आप ऐसे मत कर देना कि पी क्यू आर है वो ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे मतलब अपनी मर्जी से आप डायरेक्शन को नहीं लिख सकते। क्लियर है ना? तो पी क्यू आर सी बी ए के कॉन्ग्रुएंट होगी। आई होप समझ आ गया वो कैसे राइट करना है। इस टाइप की क्वेश्चन ना लिए जाते हैं सीटेड वाले पेपर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल है। क्लियर है? इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल दिया हुआ है। इसको मैंने एरिया 1 का नाम दिया, इसको मैंने एरिया 2 का नाम दिया। क्लियर है? जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, और जो रेक्टेंगल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्लियर है? तो बेस ये होगा, इसमें हाइट ये वाली हाइट होगी। क्लियर है? यहाँ लेंथ और ये हमारे पास होगा ब्रेड्थ। तो जो रेक्टेंगल का लेंथ हमें गिवन था 22, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 5, जो हाइट मेरे पास है वो हमारे पास है 5 नहीं है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 5 मोर देन इट्स कोरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर। कहता है कि बेस अगर 6 है ना, तो 6 से 5 ज्यादा है, 6 से 5 ज्यादा, दैट मीन्स हाइट जो होगी वो मेरे पास 11 होगी। सॉरी माय अपोलॉजी। तो मेरे पास हाइट जो होगी वो 11 होगी। ठीक है? निकालना क्या है हमें? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो बेस हमारे पास है पैरेललोग्राम का 6 और हाइट मेरे पास है 11 इक्वल टू लेंथ हमारे पास 22 है, ब्रेड्थ हमें निकालनी है। क्लियर है? मल्टीप्लाई में 22 पड़ा था, डिवाइड में चला जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 22 इक्वल टू बी। 11 1 जा, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2 3 जा। तो जो बी की वैल्यू यानी कि ब्रेड्थ मेरे पास आई है वो हमारे पास आई है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमें निकालना था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है 2l प्लस बी। क्लियर है? जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो सभी राइट कर देंगे। लेंथ मेरे पास थी 22 और प्लस ब्रेड्थ हमने निकाली, अब मेरे पास आई है 3। सो 2 मल्टीप्लाई 25, दिस इम्प्लाइज दैट 50 सेंटीमीटर। ये मेरे पास पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का। आई होप समझ आ गया हो आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the radius of the base of metallic right circular cylinder container of height 2 meter is 35 सेंटीमीटर। दोबारा देखते हैं फर्स्ट लाइन में, एक राइट मेटालिक सर्कुलर सिलेंडर मेरे पास है। द रेडियस हमें गिवन है ऑफ द बेस, इस बेस रेडियस को कितना गिवन है? ऑफ अ मेटालिक राइट सर्कुलर सिलेंडर कंटेनर ऑफ हाइट 2 मीटर, जिसकी हाइट मेरे पास है 2 मीटर, इज 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस मेरे पास है 35 सेंटीमीटर। तो मैं अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 35 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। क्लियर है? मैंने आपको ना इससे पहले वाली किसी वीडियो में एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी? मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका है तो किलोमीटर। तो ये एक ट्रिक थी, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका है तो किलोमीटर। अब जैसे कि ना मुझे किस में चेंज करना था? मीटर में चेंज करना था, सेंटीमीटर, है ना? तो सेंटीमीटर से अगर मुझे मीटर में जाना है तो देखिए 1 2 स्टेप ऊपर जाना है। बड़ी चीज में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 की पावर 2 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो अब ये बन गया मीटर। तो इससे पहले वाली वीडियो में ना मैंने कंप्लीट ये ट्रिक समझाई आपको, तो एक बार आप पहले वाली वीडियोस वॉच कर लेना। तो ये जो मेरे पास रेडियस हो गई वो 35 बाय 100 मीटर होगी। द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर हमें निकालना है लीटर के अंदर। देखना, लीटर के अंदर निकालना है। तो लीटर में कन्वर्ट करना हो तो मेरे पास जो 1 मीटर क्यूब होता है वो मेरे पास 1000 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है? ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, सो निकालना क्या? कैपेसिटी। कैपेसिटी का मीनिंग उस कंटेनर के अंदर कितनी
कितना मतलब जो एलिमेंट है वो आ जाएगा, यानी कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ है डालनी है हमें वो आ जाएगी। तो उसके लिए हमें निकालना होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है कि 22/7 हमें लिखनी है। आर की वैल्यू मेरे पास है 35/100, क्योंकि सेम क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए। ये हमारे पास होगा 35 सेंटीमीटर सॉरी मीटर, इंटू में एच की वैल्यू मेरे पास है 2, ठीक है। और ये सारी जो क्वांटिटी आई है ना वो मेरे पास आई है मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, मीटर में आता है। अब मुझे पता है कि क्वेश्चन मुझे लीटर में निकालना है, और 1 मीटर क्यूब की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास 1000 लीटर होती है, क्लियर है। सो 22/7 मल्टीप्लाई 35/100 मल्टीप्लाई 35/100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब 1 मीटर क्यूब की जगह पे मैं राइट कर सकती हूँ 1000 लीटर। आई होप समझ आ गया होगा आपको। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 7 जा 35, और 7 1 जा 7 1 जा, यानी कि 35 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 22 से तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 7 70, दैट मीन 770 मेरे पास क्या आ गया, इतने टोटल लीटर उसके अंदर जो भी एलिमेंट डालना है वो आ जाएगा हमारे पास, यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगी। अब देखो, अगर हमें नहीं पता होता कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है तो हम कभी भी इस आंसर पे नहीं पहुंच पाते। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18. One diagonal of a rhombus shaped field of area 240 meter square is of length 16. तो रोम्बस की बात है, मैंने ड्रॉ किया रोम्बस, और रोम्बस का जो एरिया मेरे पास होता है वो होता है डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। सपोज कीजिए आपके पास रोम्बस है ए बी सी डी, ठीक है, और ये मेरे पास होगा डायगोनल 1 और ये मेरे पास होगा डायगोनल 2, और जो डायगोनल है रोम्बस के वो 90 डिग्री पे मीट करते हैं, और जो डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स AO इक्वल होगा OC की एंड BO इक्वल होगा OD की, क्लियर है। सो यहाँ से एक डायगोनल सपोज करते हैं D1 जो है वो मेरे पास डायगोनल गिवन है 16 मीटर, क्लियर है। तो 16 मीटर डायामीटर है, और जो वॉल्यूम है सॉरी एरिया है वो हमारे पास गिवन है 240, ठीक है। D1 मेरे पास है 16 इंटू D2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 240, तो D2 की वैल्यू मेरे पास आएगी 240 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 16, 2 1 जा 2 8 जा 16, 8 1 जा 8 3 जा 0, यानी कि D2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई 30। D2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 30 मीटर, क्लियर है। अब मैं यहाँ से ये पार्ट ड्रॉ करूँ इस रोम्बस का, यानी कि OAB, वहाँ अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने अभी बताया कि डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, AO इक्वल है OC के, तो AC टोटल मेरे पास 30 है, तो AO जो आएगा वो मेरे पास आएगा 15, BD टोटल ही मेरे पास 16 है, और BO इक्वल होता है OD के, सो BO मेरे पास आएगा 8, और जो डायगोनल है आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स जो ये एंगल मेरे पास होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब OAB जो ट्राइंगल बनी है, यानी कि ये जो ट्राइंगल बनी है वो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, यानी कि यहाँ से अगर मैं AB की वैल्यू निकालूं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालूं, तो वो मेरे पास क्या होगा, बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, है ना। सो यहाँ से मेरे पास 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 8 का स्क्वायर जो होता है वो मेरे पास 64 होता है। दोनों का टोटल हम करें तो वो हमारे पास 169 होगा, दैट मीन्स 169 का जो रूट मेरे पास होता है वो 13 होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, यानी कि AB की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई 30। हमें निकालना क्या है, देन कोस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। फेंसिंग का मीनिंग होता है कि ऐसा सपोज कीजिए फील्ड आपके पास है और इसके चारों तरफ आपको वायर लगानी है, वो फेंसिंग होता है, बाड़ लगाना टाइप से, ठीक है। तो द कोस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 21 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर के अगर 21 रुपये लगते हैं तो टोटल फेंसिंग के कितने रुपए लगेंगे। तो टोटल फेंसिंग का मीनिंग मुझे इसका पेरीमीटर निकालना होगा। सो आपके पास पेरीमीटर क्या होगा रोम्बस का, 4 मल्टीप्लाई साइड, क्लियर है। साइड आपके पास आई है 13, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 13, 13 4 जा 52, ठीक है।
सो कॉस्ट ऑफ आपके पास 1 मीटर की तो है 21 रुपीज़, ठीक है। और हमारे पास कॉस्ट यानी कि टोटल फेंसिंग हमें करवानी है 52 मीटर में, तो 52 को अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास टोटल फेंसिंग का चार्ज आ जाएगा। सो 52 को अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आएगा 52, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो 2901। तो हमारे पास 10, सॉरी मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं पे हमारे पास, यस 52 को हमें मल्टीप्लाई करना है 21 से, 2 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2901, 1092 आना चाहिए। देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई हमारे पास। यस यहाँ तक ठीक है। यस यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ मिस्टेक हुई है आई थिंक। 9 8, हाँ यस यहाँ मिस्टेक हुई है हमसे 8, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो बड़ा होगा ना, सॉरी इट्स माय अपोलॉजी। 9 8 एंड 2, तो ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है ना, आई एम सॉरी 17 का रूट होता है, और यहाँ से जो मेरे पास साइड आएगी वो 17 4 जा 68 आएगा, और यहाँ मेरे पास आएगा 68। तो 68 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 21 से तो मेरे पास आएगा 68, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12 और 1 13, 8 2 4 1 14, 128 रुपीज़ लगेंगे टोटल फेंसिंग के। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है ना, हो जाती है हमसे एग्जाम में, तो हमें क्वेश्चन है ना ध्यान से करना है। और वैसे ये क्वेश्चन देखा जाए तो थोड़ा लेंथी भी था। क्या दिया हुआ था, एक डायगोनल हमें दिया हुआ था रोम्बस का और एरिया गिवन था। तो जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो d1 इंटू d2 का स्क्वायर, सॉरी d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई 2, तो वहाँ से हमने d2 निकाला। जब जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, क्लियर है। तो हमारे पास ओ ए बी, अगर मैं इस पार्ट को उठाती हूँ तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज यानी कि साइड निकाल के लेके आएंगे, जो कि हमारे पास 17 आएगी। उसके बाद हम पेरीमीटर निकालेंगे, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर गिवन थी तो इससे हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे फेंसिंग की। आई होप समझ आ गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ, मीन निकालना है हमें। किसका मीन निकालना है, मीडियन एंड मोड का। कौन से ऑब्जर्वेशन का, इन ऑब्जर्वेशन का। तो हम पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करें तो मेरे पास आएगा 45 and 50, then 58, then 68, फिर हमारे पास आएगा यस 94, 96 एंड 96, क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7, यस। तो यहाँ से मेरे पास मीडियन क्या होता है, सेंटर वाली जो वैल्यू होती है वो। तो टोटल नंबर ऑफ 7 टर्म्स हैं, तो हमारे पास 68 जो आ गया वो मीडियन आया है। और मोड होता है कि वो नंबर जो सबसे ज़्यादा टाइम आया है, तो 96 मेरे पास मोड आएगा। अब हमें मीन निकालना किसका था, मीडियन और मोड का मीन निकालना था, यानी कि इन दोनों नंबर का मुझे मीन निकालना है। मीन क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो 2 ही है हमारे पास, 8 और 6 मेरे पास आएगा 14, 9 और 6 हमारे पास 15 और 1 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 2 2 जा 4, सो 82 आएगा इसका आंसर। तो कुछ क्वेश्चन है ना लेंथी भी आते हैं पेपर में। सो नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज नंबर 23 से लेकर के 49 तक टोटल इन्होंने क्या किया, रिटन ऑन नंबर्स कार्ड्स। कार्ड पे ये टोटल नंबर राइट कर दिए इन्होंने, 1 नंबर ऑन 1 कार्ड। इफ अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दीज कार्ड्स, अगर इन टोटल कार्ड्स में से एक कार्ड निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो निकालने वाला कार्ड जो हो प्राइम नंबर का कार्ड हो। पहले तो 23 से लेकर के टोटल जो नंबर 49 तक बनते हैं ना हमारे पास, वो कितने हैं वो हम देखते हैं। तो टोटल नंबर मेरे पास बनते हैं 27। अब काउंट करके देख लेना, 23 से लेकर के 49 तक जितने भी नंबर है, यानी कि 23, 24, 25 ऐसे जो टोटल नंबर है वो मेरे पास 27 बनते हैं। अब इनमें जो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे वो हम देखते हैं। 23 जो कार्ड पे नंबर होगा वो भी मेरे पास प्राइम नंबर है। उसके बाद हमारे पास 29 नंबर होगा वो भी प्राइम नंबर है। उसके बाद 31 ये भी प्राइम नंबर है।
33, 35, 37 मेरे पास प्राइम नंबर है, 39 नहीं है, 40, 41 मेरे पास प्राइम नंबर है, 43 मेरे पास प्राइम नंबर है एंड 47 मेरे पास प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो फेवरेबल केसेस यानी कि टोटल प्राइम नंबर मेरे पास कितनी है? 7 है। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी? प्राइम नंबर की। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो 7 डिवाइडेड बाय 27 मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर आए जो हम कार्ड निकालते हैं। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट भी करें आप। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करें, अच्छी नहीं लगती है तब भी आप कमेंट करें और ये बताएं कि मैं अपनी सीरीज़ के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करूं या फिर आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।